Yes, class, today we will study about sources of energy, physics, which is a topic of class 10. Sources of energy. As the name suggests, sources of energy. ऐसा कोई भी जो सोर्स हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके. एनर्जी इज एन एबिलिटी टू डू वर्क. क्योंकि एनर्जी मिलेगी तभी वो चीज़ रन हो पाएगी. आप अपने आसपास बेटा बहुत सारे सोर्सेज देखते हैं एनर्जी के अपनी डेली लाइफ में. जैसे कि आप किसी भी व्हीकल से कहीं लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है. तो अब क्वेश्चन हमारे माइंड में वैसे तो बहुत है, न्यूक्लियर है, बायोफ्यूल्स हैं, देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी. तो क्लास अब जो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, सबसे पहले आपने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच कैन प्रोवाइड एडुकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ कन्वीनियंट फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कोई भी एक ऐसा सोर्स एनर्जी का जो हमें बहुत सारी एनर्जी काफी लंबे समय तक प्रोवाइड कर सके, जिसे हम काम में ला सके. जैसे कोल की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, ये हमें काफी समय से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास. तो ये सब हमारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करूं तो रिन्यूएबल वो सोर्सेज होते हैं जिससे हम एनर्जी बार बार रिन्यू कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, उन्हें रीयूज कर सकते हैं. और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं बेटा जिन्हें हम यूज नहीं कर सकते बार बार. एक बार यूज किया और वो फिनिश हो जाते हैं. Those sources of energy which have accumulated in nature over a very very long time and can't be quickly replaced when exhausted. जब खत्म हो जाएं तो दोबारा से रिप्लेस भी ना किए जा सके. जैसे कोल लगभग अगले 40-50 सालों में एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्रूड ऑयल अगले 20-30 सालों में एग्जॉस्ट हो जाएगा. तो तब हमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसे सोर्सेस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. तो ये ध्यान रखना, कोल जो है एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है. हम यूज तो काफी समय से कर रहे हैं पर आगे नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा. लगभग 50 साल और, मतलब तुम्हारी नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो कोल वगैरह नहीं यूज कर पाएगी. और अभी हम अपनी इंडिया की बात करें तो 67% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हम बना रहे हैं वो कोल से ही बना रहे हैं क्लास. ठीक है. नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज होते हैं वो अधिकतर अर्थ से ही हमें मिलते हैं. तो एक बात ध्यान रखना क्लास, नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल भी बोलते हैं. मैंने ये ऐसे लर्न कर रखा है, नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल. आप भी ऐसे याद रखना, राइट. तो नॉन रिन्यूएबल जो यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, ये हमें काफी समय से लाइफ मतलब अर्थ पे मिल रहा है, हम उसे यूज कर रहे हैं. लगभग 100-150 सालों से हम कोल, उससे भी पहले समय से कोल यूज कर रहे हैं हम. पर ये इनका बनने का जो प्रोसेस होता है वो काफी स्लो होता है. इसी वजह से जो कन्वेंशनल यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं बेटा, वो एक समय आएगा वो खत्म हो जाएंगे. जबकि रिन्यूएबल सोर्सेज की मैं बात करूं तो वो प्रोड्यूस होते हैं लगातार नेचर में, इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, तभी इन्हें रिन्यूएबल कहते हैं. रिन्यूएबल का मतलब ही यही है कि जो बार बार रिन्यू किए जा सके, जो बार बार यूज किए जा सके, राइट. तो व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? डेफिनेशन ये कहती है कि द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूसली इन नेचर एंड आर इनएग्जॉस्टेबल आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जैसे कि वुड की बात करूं, अब आप कहोगे सर वुड का तो पेड़ हम कट कर देंगे तो वो कैसे रिन्यू होगा? अगर आप पेड़ को आधा सा ट्री को, किसी भी ट्री को आधा कट कर दोगे वो दोबारा ग्रो अप हो जाता है, तो तभी वो रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है, राइट. वाटर की बात करें, वाटर साइकिल अर्थ पे मेंटेन होता है, तो पानी खत्म नहीं होने वाला, इसलिए वो भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आएगा. अब क्वेश्चन माइंड में आता है बेटा कि गुड सोर्सेज क्या क्या है एनर्जी के. कोई भी, इससे पहले मैं 2 डेफिनेशन यहां पर बताना चाहूंगा, कैलोरीफिक वैल्यू और लेटेंट. और कैलोरीफिक वैल्यू की पहले बात करते हैं. द अमाउंट ऑफ एनर्जी और द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस. अगर क्लास आप 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को बर्न करते हैं और जो हीट, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्लास आई रिपीट,
अगर आप 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को बर्न करते हैं और जो एनर्जी, जो हीट प्रोड्यूस होती है, उसे आप क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहेंगे, राइट? तो क्लास ये ध्यान रखिएगा, रिन्यूएबल सोर्सेस का मतलब है कि जो एनर्जी, जो हीट प्रोड्यूस करता है, अगर किसी भी 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस को आप बर्न करेंगे और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 1 ग्राम सब्सटेंस को अगर बर्न करेंगे और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसी को उसी की कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू के अलावा एक चीज और आती है क्लास, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर इज द स्लोएस्ट और द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग। एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस बर्न करना शुरू कर देता है, उसे क्या कहेंगे? इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे। एक अच्छा फ्यूल चुनते समय आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो और उसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट हो, ना तो ज़्यादा कम हो और ना बहुत हाई हो। जैसे कि वेट वुड की बात करूँ, एक गीली लकड़ी की बात करूँ, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है, आप उसको बर्न करने की कोशिश करते रहेंगे पर वो बर्न नहीं हो पाएगा। तो इग्निशन टेम्परेचर भी मॉडरेट होना चाहिए क्लास, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कैलोरीफिक वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही अच्छा है, राइट? ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्लास हमेशा गुड जो सोर्स अगर आप चूज करना चाहते हैं, एक अच्छा सोर्स चूज करना चाहते हैं, तो ध्यान रखना उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, विच इट शुड डू और प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। अगर आप उसे बर्न करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। और इसके अलावा ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए क्लास। और इसके अलावा ये चीप, स्टोर करना इसे आसान हो, ट्रांसपोर्ट करना भी आसान हो। अब जैसे पेट्रोल वगैरह को हम घर पे स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि आग लगने का खतरा है, राइट? इट शुड बी सेफ टू हैंडल, सेफ होना चाहिए हैंडलिंग में और यूज में। और इसके अलावा ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन कॉज नहीं करना चाहिए। आज की डेट में बेटा ये फैक्टर बहुत ज़रूरी है कि वो इको फ्रेंडली फ्यूल है आपका या नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, यशो, आर यू देयर? कैन यू प्लीज रीड डेफिनेशन ऑफ फ्यूल्स? यशो माइट हैव लेफ्ट फॉर द क्लास। कैन एनीबडी हु कैन रीड द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल्स? Yes, sir. May I? Anyone? Yes, sir. Fuels, the materials which are burned to produce heat energy are known as fuels. Examples of fuels are wood, coal, cooking gas, LPG, kerosene, diesel, and petrol. तो क्लास ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप बर्न कर सकें, राइट, बर्न कर सकें और वो हीट प्रोड्यूस हो सके उससे, तो उसे आप फ्यूल कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं वुड, कोल, कुकिंग गैस यानी कि एलपीजी, इसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में इथाइल मरकैप्टेन यानी कि C2H5SH, आई रिपीट, इथाइल मरकैप्टेन यानी कि C2H5SH नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से आप इसकी स्मेल डिटेक्ट कर सकते हो सिलेंडर में अगर कहीं लीकेज है तो। पर आजकल बेटा शहरों में आप देख ही रहे हो, पाइपलाइन बिछ रही है, उसमें वो केमिकल नहीं मिलाया जाता है। तो एलपीजी अगर कहीं लीक हो रही होगी तो आपको पता नहीं लग पाएगा, राइट? तो ये जो पाइपलाइन वाली है ये ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू दैट, राइट? आपने ये चीज़ नोट की होगी अपने घरों में, सोसाइटीज़ में आजकल पाइपलाइन बिछाई जा रही है एलपीजी को भी यूज़ करने के लिए। तो क्लास ध्यान रखना, सारे जो फ्यूल्स हैं वो बर्न करते हैं और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पर ध्यान रखना मैं तो हमेशा ऐसा फ्यूल चूज़ करना चाहूँगा जिसके मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए आपको अभी, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, जो इजी हो ट्रांसपोर्ट में, सस्ता हो, जिसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट हो, राइट? ऐसे कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। जैसे कि अगर आप 1 ग्राम ऑफ किसी कार्बन फ्यूल यानी कि कोल, चारकोल को हीट करते हैं कंप्लीटली, तो वो 33 किलो जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। पेट्रोल आपका 50 किलो जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। आप एक ये टेबल देख सकते हैं सामने, इस टेबल में देखिए डंग केक्स यानी कि गोबर के उपले, वो 6 to 8 किलो जूल पर ग्राम हीट प्रोड्यूस करते हैं। वुड की बात करें तो 17 किलो जूल पर ग्राम हीट प्रोड्यूस करती है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस की है बेटा 150 किलो जूल पर ग्राम, आप देख सकते हैं। पर आप बताइए फिर भी हाइड्रोजन क्यों नहीं यूज़ करते हम एज अ फ्यूल?
एनीवन? हाइड्रोजन की इतनी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होने के बाद भी उसे यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि हाइड्रोजन सेफ फ्यूल नहीं है बेटा। एक हल्का सा भी स्पार्क क्या करेगा? ब्लास्ट कर देगा सीधा ही। पेट्रोल भी ब्लास्ट करता है, पर पेट्रोल आपको शायद भागने का समय दे देगा। आप लोग देखते हैं, जो लोग कार में सीएनजी लगवाते हैं, काफ़ी केसेस आप सुनते भी होंगे, कार में आग लग जाती है, राइट? सुने हैं ऐसे केसेस आपने नई न्यूज़ में? क्योंकि वो भी हाईली कंबस्टिबल है बेटा, इसी वजह से, राइट? तो डंग केक्स, गोबर के उपले, ये एक पुराना मेथड है क्लास। गांव में अभी भी इस पर ही रोटी बनाई जाती है, इसे एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो लेकिन हम यहाँ पर कुकिंग गैस एलपीजी यूज़ करते हैं, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 50 किलो जूल पर ग्राम है। नेचुरल गैस पीएनजी, ये पेट्रो नेचुरल गैस घर में सप्लाई होती है, इसकी भी 33 से 50 किलो जूल पर ग्राम है। तो जितनी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होगी बेटा, उतना वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। आपको ध्यान रखना है, कोई भी आप फ्यूल चूज़ करें, वो हम ऑब्वियसली उसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो मैं चाहूँगा आप ऐसा फ्यूल चूज़ करें कि जिसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट हो, ना तो ज़्यादा कम हो ना बहुत ज़्यादा हो। ओके, आई वॉन्ट हार्दिक, आर यू देयर? हार्दिक, कैन यू प्लीज रीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल? लाउडर, Yes, sir. लाउडर। It should have a high calorific value. In other words, an ideal fuel is that which gives us more heat per unit mass. It should burn without giving out any smoke or harmful gases. This is an ideal fuel is that which does not pollute air on burning by giving out smoke आगे पढ़िए or कि ये poisonous gases. It should have a proper ignition temperature so that it can be burned easily. The ignition temperature of an ideal fuel should neither too be low or not too high, because if the ignition temperature of the fuel is very low, uh, then the fuel will catch fire too easily and hence it will be very unsafe to use it. On the other hand, if the ignition temperature is too high, then it will be very difficult to light the fuel. It should be cheap and easily available. That is, an ideal fuel is that which is not expensive and which is available plenty anywhere. तो ध्यान और भी पढ़िए, देयर आर मोर पॉइंट्स एज वेल माय डियर, रीड इट फास्टली। It should be easy to handle, safe to transport and convenient to store. That is, an ideal fuel is that which does not create any safety risks during handling, during its transportation from one place to another, or during its storage. It should not leave much ash behind after burning. That is, an ideal fuel have low percentage of non-volatile material which do not burn, so that it may burn completely without leaving much ash. ओके क्लास, ध्यान रखिएगा ये जो पॉइंट्स, अगर आप भी एक अच्छा फ्यूल चूज़ करना चाहते हो, आइडियल फ्यूल चूज़ करना चाहते हो, तो ध्यान रखना इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, ये बर्न तो करे पर विदाउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस, पॉल्यूशन कॉज ना करे, इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट हो, ना तो इतना ज़्यादा हो लाइक अ वेट वुड, गीली लकड़ी की तरह कि आग लगाने की कोशिश करते रहें और आग ही ना लगे, और ना इतना कम हो, मतलब सोडियम पीस की तरह कि रूम टेम्परेचर पे ही आग लग जाए, राइट? इट शुड बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल. It should be easy to handle, safe to transport and convenient to store. It should not leave much ash behind after burning. और ये स्मूथली बर्न होना चाहिए. ये कुछ पॉइंट्स है बेटा, याद रखने हैं. अब क्लास एक प्रॉब्लम, सैम्पल प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. अलंकृत, कैन यू प्लीज रीड दिस सैम्पल प्रॉब्लम लाउडली? Yes, sir. The calorific value and ignition temperature of a fuel A are 55 kilojoule per gram and 20 degrees Celsius respectively. These values for another fuel B are 50 kilojoule per gram and 80 degrees Celsius respectively. Which of the two will be more ideal fuel if on burning? The fuel A produces CO2, SO2 and SO3 as byproducts, while the
fuel B produces CO2 and H2O. Give 2 reasons in support of your answer. ओके क्लास, यहाँ पर इस न्यूमेरिकल की बात करूँ तो 2 फ्यूल्स दे रखे हैं जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। पहला है फ्यूल ए, दूसरा है बी। फ्यूल ए की कैलोरीफिक वैल्यू है 55 किलो जूल पर ग्राम और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है क्लास वो है 20। आप एक टेबल बना सकते हैं, मैं अभी आपको सेंड करूँगा ये टेबल। लास्ट में एक टेबल बना सकते हैं, लेफ्ट में पार्टीशन में फ्यूल ए लिखिए, राइट में बी लिखिए। इग्निशन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे फ्यूल बी की बात करूं बेटा तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू है 50 किलो जूल पर ग्राम और उसका इग्निशन टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। अगर फ्यूल ए की बात करूं क्लास तो वो बर्न होता है तो CO2, SO2 और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 इज सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेस प्रोड्यूस करता है। और फ्यूल बी को अगर बर्न करते हैं तो CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है। तो क्लास अब आपको चूज करना है कौन सा फ्यूल बेटर है। तो 1 बाय 1 हम बात करेंगे। अगर कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूं क्लास तो बताइए ए बेटर है या बी? ए की कैलोरीफिक वैल्यू है 55 किलो जूल पर ग्राम और बी की है 50 किलो जूल पर ग्राम। ए बेटर है, ठीक है। तो स्कोर हम 1-0 करते हैं, इसे गेम की तरह समझते हैं। लेफ्ट में ए है बेटा, राइट में बी है। इग्निशन टेम्परेचर की बात करें तो ए का इग्निशन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और बी का 80 डिग्री सेल्सियस है। किसे चूज करना चाहेंगे? ध्यान रखना ए जो है वो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर के काफ़ी करीब है। ऐसा फ्यूल आप घर पे स्टोर करना चाहोगे जिसमें अपने आप ही आग लग जाए? No, sir. तो इसलिए फ्यूल बी बेटर है। यहां पर इग्निशन टेम्परेचर की बात करें, स्कोर हो गया 1-1। अगर फ्यूल ए को बर्न करते हैं बेटा तो CO2, SO2 और SO3 ये गैसेस मिलती हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है। वैसे तो दोनों में CO2 मिल रही है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर ऐसे केसेस में बेटा हम वो देखेंगे ना, एक्चुअली क्या होता है, जैसे CNG को एक क्लीनर फ्यूल क्यों मानते हैं, क्यों गवर्नमेंट CNG पे जोर देती है कि टैक्सीज में भी CNG है, दिल्ली में सारी बसेस में भी CNG, क्योंकि क्लीनर फ्यूल है। अगर बेटा ये बर्न होता है तो CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है, जो CO2 माना ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर पॉल्यूशन इतना नहीं करती जैसा कि SO2 और SO3 करते हैं। तो अब बताइए कौन सा फ्यूल चूज करना चाहेंगे, ए या बी? अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो बी चूज करेंगे, क्योंकि बी जो है बेटा वो CO2 और H2O प्रोड्यूस कर रहा है जो कहीं ज़्यादा बेटर है। तो आप कौन सा फ्यूल चूज करना चाहेंगे क्लास, ए या बी? आई रिपीट, Sir, fuel B. फ्यूल बी। तो फ्यूल बी 1-2 से जीत जाएगा, राइट। तो ध्यान रखना, आपने कहा था कि वो जो फ्यूल ए है वो रूम टेम्परेचर के आसपास है। हाँ हाँ मैंने माना, लेकिन सारे बेटा सारे फैक्टर हम देखेंगे ना, फिर हम उसे ऐसी जगह स्टोर करना चाहेंगे जहां पर टेम्परेचर 20 से काफी कम हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, लेकिन अगर आप सारे फैक्टर देखोगे तो बी का पलड़ा भारी है, तभी हमने बी को चूज किया है। तो क्लास दिस वाज अबाउट द फर्स्ट एक्सरसाइज माय डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा और करेंगे, ये आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन लकमीर में से कर सकते हैं प्रैक्टिस। ये आपकी आज की होमवर्क में एक्सरसाइज है, टुमारो आई डिस्कस। मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं क्लास ये वाले क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो। इसी वजह से मैंने पहले भी डिस्कस करी हैं इसकी 1-2 एक्सरसाइज, तो आप देख लेना। अगर जिन बच्चों ने नहीं की प्लीज़ डू इट, राइट। ओके क्लास, इसके बाद बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज की और नॉन कन्वेंशनल। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, ऐसे याद रखो, कन्वेंशनल यानी नॉन रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल यानी रिन्यूएबल, ठीक है। एंड आई होप सभी को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज अच्छे से क्लियर होंगे, राइट। तो डेफिनेशन सेज, हार्दिक रीड कीजिए डेफिनेशन। हार्दिक और कुशाग्र, एनीवन कैन रीड, डोंट वेस्ट टाइम। पढ़िए पढ़िए। Sources of energy which are familiar to most people are called ऑफ एनर्जी। ऐसे ट्रेडिशनल सोर्सेज एनर्जी के बेटा जिनसे हम फेमिलियर है तथा बहुत सारे लोग फेमिलियर है, जैसे एलपीजी वगैरह तो बेटा अभी आई हैं 20 साल 25 साल इंडिया में। इससे पहले मुझे याद है व्हेन माय इन माय होम व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, माय ग्रैंड मॉम शी यूज्ड टू ब्रिंग डंग केक्स, राइट। और डंग केक्स पे ही खाना बनता था, चूल्हा होता था,
एक अंगीठी होती थी और उसी पर ही डंग केक्स बर्न करते थे, वुड बर्न करते थे और उसी पर ही खाना बनाते थे, राइट। तो ये अभी ये एलपीजी वगैरह ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 25-30 ईयर्स हुए हैं जो ये आई है। उससे पहले सबके सब वुड बर्न करते थे और डंग केक की हेल्प से हीट प्रोड्यूस करते थे, उसी पे पैन रख के खाना बनाते थे, राइट। तो याद रखना। फॉसिल फ्यूल्स की बेटा बात करें, a natural fuel formed deep under the earth from the prehistoric remains of living organism like plants and animal is called a fossil fuel. फॉसिल फ्यूल बेटा कैसे बने, ये कहानी आप सबको पता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो प्लांट्स एंड एनिमल गॉट डिपॉजिटेड अंडर द अर्थ लेयर। ये कहानी सभी को पता है, होप कि लाखों साल पहले प्लांट्स और एनिमल्स जो थे बेटा, दे गॉट डिपॉजिटेड अंडर द अर्थ लेयर। जैसे जैसे समय बढ़ा तो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जितने भी प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो कोल में कन्वर्ट हो गए, और जितने भी एनिमल्स थे, लिविंग बीइंग थे, वो क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गए। और इसी से हमें क्या मिला हमें बेटा, इसी से हमें आज जो हम ये पेट्रोल और क्रूड ऑयल और इसके फायदे उठा पा रहे हैं, वो इसी वजह से उठा पा रहे हैं। ठीक है क्लास। जय कॉल हार्दिक वंस ही इज नॉट देयर इन द क्लास। तो क्लास ये ध्यान रखना कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बने थे, ये आप ध्यान रखना। अब आपको पता होना चाहिए क्लास, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सनलाइट की वजह से ही, इट वॉज द सनलाइट लॉन्ग एगो दैट मेड प्लांट्स ग्रो। ऑब्वियसली प्लांट तभी ग्रो कर रहे हैं, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर ग्रोइंग देम। अगर सनलाइट ही ना होती तो प्लांट्स ग्रो ही ना कर पाते क्लास, आप सभी को पता है ये बात। तो सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के। दे वर ओरिजिनली मेड बाय प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सन्स एनर्जी। सोलर एनर्जी की हेल्प से ही वो बन पाए हैं। तो ध्यान रखना, सन ही अल्टीमेट सोर्स है। कोल की बात करें क्लास, कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। कोल की बात करें, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़े थोड़े नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स भी कोल में प्रेजेंट होते हैं। कोल हमें कोल माइन से मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा। इससे हम बहुत चीज़ें बनाते हैं, कोल गैस बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, सिंथेटिक ऑयल, पेट्रोल बनाते हैं, ठीक है ना। तो और मैंने बताया सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल और 50 से 60 साल और, ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, फिर कोल ख़त्म हो जाएगा। हम सारा कोल एनरिच कर सकेंगे। आप अपनी एसएसटी टीचर से पूछ सकते हैं कि इंडिया में कोल माइंस कहाँ कहाँ पर है, राइट। मार्क भी कर सकते हैं, आपने सीखा भी होगा। काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है अगर हम कोल को बर्न करते हैं, तभी वो इसे एक अच्छा फ्यूल बनाता है। अब 8th क्लास में आपने सीखा था कि कोल से हमें अलग अलग कंपाउंड्स भी मिलते हैं, जिसमें कोक करके एक कंपाउंड है। कोक में 98% कार्बन है बेटा। कोक बेटर फ्यूल है कोल की बजाय, क्योंकि ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है देन एन इक्वल मास ऑफ कोल एंड इट डजेंट प्रोड्यूस स्मोक, और ये धुआं नहीं प्रोड्यूस करता। जबकि थर्मल पावर प्लांट की एक बिग डिसएडवांटेज यही है कि बेटा वो धुआं काफ़ी प्रोड्यूस करता है, उससे पॉल्यूशन काफ़ी होता है। अलंकृत, कैन यू प्लीज टेल मी द यूजेस ऑफ कोल? Yes, sir. Coal Be a bit louder. is used as a fuel for coal is used as a fuel for heating purposes in homes and in industry. Second point, coal is used as a fuel in thermal power plants for generating electricity. Third point, coal is used to make coke, and this coke is then used as a reducing agent in the extraction of metals. Fourth point, coal is used in the manufacture of fuel gases like coal gas. Fifth point, coal is used in the manufacture of petrol and synthetic natural gas. तो क्लास ध्यान रखना, कोल कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये घर और उसमें इंडस्ट्री में यूज़ होता है, थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है, कोक बनने देते हैं इससे। ये पीने वाली कोक नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोल का आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। कोल से काफ़ी सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, चारकोल, कोक, ये वाला कोक है। कोल गैस बनाने के काम में भी आता है, पेट्रोल और सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने के काम में भी आता है। पेट्रोलियम की बात करें क्लास, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे सॉलिड, लिक्विड और गैशियस हाइड्रोकार्बन होते हैं जो वाटर में मिक्स होते हैं। क्रूड ऑयल ये तो गोल्ड है एक तरह से। गल्फ कंट्रीज क्रूड ऑयल ज़्यादा मिलता है, आप सभी को पता है, तभी इतनी रिच हैं, राइट।
क्रूड ऑयल सेल कर करके ही, बाकी फिर इंडिया में जैसे बेचते हैं तो रिलायंस वगैरह उसी को प्योरीफाई करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। आप लोगों ने पढ़ा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, पैराफिन वैक्स ये मिलते हैं। उसमें क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, ये भी आपने 8th क्लास में पढ़ा है क्लास। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम गिव्स अस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विच आर यूज्ड एज अ फ्यूल, जैसा कि पेट्रोलियम गैस या गैसोलीन को ही पेट्रोल कहते हैं क्लास, डीजल, कैरोसिन, फ्यूल ऑयल ये हमें उसी से मिलते हैं। पेट्रोलियम गैस पीएनजी या एलपीजी सिलेंडर्स आपने देखे हैं। ये जो पीएनजी में मेनली ब्यूटेन होता है क्लास, ब्यूटेन आपने पढ़ा ही है, C4H10 ब्यूटेन है, राइट। ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन, इन सब में से ये ब्यूटेन जो ये रेडिली ये काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होते हैं तभी ये यूज़ होते हैं क्लास। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात करें तो उसमें मेनली ब्यूटेन होता है क्लास, विच हैज़ बीन लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर अप्लाई करके उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जितने भी डोमेस्टिक गैस सिलेंडर हैं, इंडेन, हिंदुस्तान, ये सब जो कंपनीज़ हैं ये ब्यूटेन मतलब मेन कंटेन करती हैं, उसी से बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये देखो इथाइल मरकैप्टेन नाम का केमिकल C2H5SH ये ऐड किया जाता है ताकि इसकी स्मेल को डिटेक्ट किया जा सके। कुशाग्र और कार्तिक, एनीवन हु कैन लाउडर रीड द एडवांटेजेस ऑफ LPG? एनीवन? अलंकृत, यू कैन रीड। First point, advantages of LPG. First point, LPG has a high calorific value, so it is good. As a fuel. Good fuel. The calorific value of LPG is about 50 kilojoule per gram. That is when 1 gram of LPG burns in a gas stove, it produces 50 kilojoules of heat energy. आगे पढ़िए। Second point, LPG burns with a smokeless flame and so does not cause air pollution. Third point, LPG does not produce any poisonous gases on burning. Fourth point, LPG is easy to handle and convenient to store. Fifth point, LPG is a very neat and clean domestic fuel. क्लास एडवांटेजेस LPG को सभी को पता है, सब अपने घर में LPG ही यूज़ करते हैं अधिकतर फूड बनाने के लिए। डेंजर्स की मैं बात करूं क्लास तो LPG बहुत अच्छा डोमेस्टिक फ्यूल है, लेकिन अगर कहीं भी हल्की सी भी लीकेज है और ये इलेक्ट्रिसिटी के भी इवन जब भी हम किसी स्विच को भी ऑन करते हैं ना, एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है छोटा सा, तो ये मैचस्टिक, बर्निंग मैचस्टिक या छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में भी आ जाए, अगर कहीं पर गैस लीक हो रही है, LPG लीक हो रही है, तो ब्लास्ट तक भी हो सकता है। तो तभी इसी काफ़ी ध्यान से यूज़ करना चाहिए क्लास। अब इसके बाद बात करेंगे प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग LPG। अलंकृत, कैन यू प्लीज रीड प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग LPG? First point, before lighting a matchstick, we should make sure that there is no foul smell of the leaking gas in the kitchen, the gas cylinder or stove. If we smell door and आपकी आवाज़ थोड़ी क्रैक हो रही है। मैं एनीवन एल्स हु कैन रीड इट? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि LPG बी अ बिट लाउडर। ओके, योर वॉइस इज क्रैकिंग, सो क्विकली आई विल फिनिश इट अप। आपको मैचस्टिक लाइटन अप करने से पहले बेटा ये ध्यान रखना चाहिए कोई फाउल स्मेल ना हो। जो भी वो स्मेल है LPG में वो इथाइल मरकैप्टेन की वजह से है। आपको कभी भी हॉट फ्लेम्स या कैरोसिन लैंप यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, जहाँ LPG की लीकेज का खतरा हो। आपको हमेशा वी शुड नेवर यूज़ अ लीकिंग गैस सिलेंडर। ध्यान रखा करो जब भी गैस सिलेंडर वाला गैस दे तो चेक करना चाहिए, ऊपर वाटर डाल के आप चेक कर सकते हो, उसमें वाटर के बबल्स नहीं बनेंगे। फिर अगर बबल्स बन रहे हैं इसका मतलब LPG लीक हो रही है। वी शुड हैंडल द गैस सिलेंडर विथ केयर सो दैट इट वॉल डजंट गेट डैमेज। रबड़ पाइप जो इससे कनेक्टेड है गैस सिलेंडर से, गैस स्टोव का, वो भी चेक करना चाहिए periodically, वो भी वेयर एंड टियर से घिस जाता है बेटा, फिर गैस लीकेज होती है। In order to light the gas stove, we should first open the valve of the cylinder and then turn on the knob of the gas stove. In order to put off the gas stove, we should first close the valve of the cylinder and after the knob of the gas stove should be turned off.
और आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आपकी गैस या एलपीजी सिलेंडर यूज में नहीं है, रात के समय नॉब अच्छे से उसकी बंद करके सोना चाहिए. सो क्लास, दिस इज अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी. विल डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर्स in our coming videos. Thank you everyone.